मिला नहीं है वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाती शतरंज की टीम की तरफ से, तलहा जतोई की तरफ से तमाम देखने वालों को पाकिस्तान का 76वां आज़ादी का दिन मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये इंडिपेंडेंस डे। न सिर्फ आज 76 इंडिपेंडेंस डे है, साथ साथ आईने पाकिस्तान की हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हुई है। 73 में आईने पाकिस्तान आया था, उसके बाद आज 50 साल उसको मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत एक अहम तरीन दिन है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी एक बहुत अहम तरीन मोड़ से गुजर रहा है। आज ही के दिन हमने देखा निगरां वजीर आजम काकर साहब ने भी अपना हलफ उठा लिया है और अब वो वजीर आजम बन चुके हैं, अपने ओहदे का चार्ज संभाल चुके हैं। यकीनन उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं आने वाले वक्त में, जो अपने शो में डिस्कस करेंगे। कि यकीनन सबसे बड़ा सवाल जो हर पाकिस्तानी पूछता है, इलेक्शन कब होंगे। जितने भी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन साफ शफाफ और उनकी ट्रांसपेरेंसी में कितनी मेहनत की जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान की, और आज चूंकि 14 अगस्त है, तो ये सवाल भी जरूर पूछना चाहिए हम सबको अपने आप से, मिन हैसल कौम, कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, जिसे हम जिना का पाकिस्तान भी कहते हैं, क्या आज उस पाकिस्तान के करीब हम पहुंचे हैं। 76 सालों में हमने जो सफर तय किया है, क्या आने वाले 76 साल भी वैसे ही होंगे या उससे बेहतर होंगे। और अगर बेहतर होंगे तो किस तरह बेहतर होंगे, हम कौन सी डायरेक्शन पे चलेंगे, क्या लाहेबल इख्तियार करेंगे, क्या हम अपनी सोसाइटी में जो बेसिक नेसेसिटीज, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जिसमें तालीम है, जिसमें सेहत है, जिसमें सिक्योरिटी है, उसको बेहतर बना पाएंगे। क्या हम अपने मुल्क से गुर्बत का खात्मा कर पाएंगे, महंगाई ख़त्म कर पाएंगे। यकीनन ये वो सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी पूछता है। जज्बा हुब्बुल वतनी का अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान से हम भरपूर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जिस तरह पहले कुर्बानियां दी थी आज भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह आज हमारे सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी कहा कि हमारी फौज और हमारे पाकिस्तानी कौम शाना बशाना खड़े हैं, कोई फासला नहीं है उनके दरमियान, और हम एक आवाज है। और यकीनन पाकिस्तान है तो ही हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो हम में से कोई भी नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नेशनलिस्ट सोच अपनाएं पाकिस्तान के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आज वो वक्त आन खड़ा हुआ है कि हमें सोचना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसी डायरेक्शन में चलते रहे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, बंद गली की तरफ या फिर दोराहे की तरफ। और अगर वो दो रास्ते सामने होंगे हमारे, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे, जो सिरात मुस्तकीम है या फिर कोई और रास्ता। लेकिन यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है। डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद होंगे, और मैं सवाल यही पूछना चाहूँगा अपने मेहमानों से कि आज हम किस डायरेक्शन में हैं। क्या ये जिना का पाकिस्तान है, क्या ये वही ख्वाब है जो जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया, क्या ये वही टारगेट्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर और मुआशरती तौर पर। तीनों एंगल से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मंसूर अली खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया किबला, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। सबसे पहले आपको पाकिस्तान का 76वां आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो मंसूर अली खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब आपका, और खास तौर पे आपको भी, आपकी पूरी टीम को, आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 76 साल अब गुजर गए, और अब आज भी जो है वो इस तरह की फीलिंग है जैसे अभी अभी ये दिन जो है यहाँ पे आया है। और शायद कई लोग तो ये भी समझते हैं कि अभी भी वो आज़ादी जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, शायद अभी हमें मिली नहीं है, लेकिन ये तगदौड़ जारी है। लेकिन यही सवाल मेरा पहला सवाल था जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया। जिना का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का ख्वाब, वो जो हमारा टारगेट था, जो हमारा ड्रीम था, क्या हम उसे अचीव कर पाए? अगर नहीं कर पाए, क्या चैलेंजेस थे और क्या आने वाले वक्त में उसे अचीव कर पाएंगे मंसूर अली खान? देखिए, मेरे ख्याल में ये एक ऑन गोइंग सिलसिला है। हम ये नहीं कह सकते कि फलां 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 हमारे टारगेट्स थे और वो टारगेट जो हैं जिस दिन अचीव हो जाएंगे तो ये सिलसिला चलेगा। इसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहेगी। जाहिर बात है, सूरत हाल वो नहीं है जो 1947 में थी। आज 2023 में बहुत सी चीजें बेहतर भी हुई हैं बहुत सी जगहों के ऊपर। आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 175 सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन क्या वो 175 सियासी जमातें जिस तरीके से एक सियासी जमात को ऑपरेट करना चाहिए, क्या वैसे ही कर रही हैं? कहीं पे जो है वो खानदानी सियासत जो है वो गालिब आ चुकी है, कहीं पे ऐसी सियासत गालिब आ चुकी है जो रियासत से
टकराव की बातें करती है, कहीं पे एक मजहबी अंसर भी नजर आता है। तो बहुत सी चीजें जो है वो मेरे ख्याल में अभी होना बाकी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज के इस पुरमुसरत दिन के ऊपर जो सूरत हाल 1947 में थी, हम उससे काफी बेहतर हैं। लेकिन क्या इतना ही बेहतर होना चाहिए था? मेरे ख्याल में नहीं। 2023 में कम से कम हम उसके करीब करीब भी नहीं है, बहुत सी चीजें अभी होना बाकी हैं। इंसाफ का हुसूल, चाहे अदलिया की बात करें तो वहां पे भी बहुत सी कमियां हैं। सियासत के अंदर जो है सियासतदान को जो किरदार अदा करना चाहिए वो अभी तक वहां नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी आज भी बहुत से डाउट्स जो हैं वो मौजूद हैं कि क्या उसका किरदार कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत से सवालिया निशान है। ब्यूरोक्रेसी क्या अपना काम सही तरीके से जिस तरह करती है उस तरह करना चाहिए? अवाम के अंदर सियासी शऊर क्या आ गया है आज 76 साल के बाद या नहीं? मेरे ख्याल में भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी कम, जिसकी बहुत मंसूर, कमी है। आईने पाकिस्तान की भी 50वीं सालगिरह है, आइन मजबूत हुआ या कमजोर? मेरे ख्याल में आइन काफी हद तक कमजोर हो चुका है। मेरी नजर में उसकी जो असल सूरत हाल थी, असल जो शक्ल थी, उसकी रूह से हम काफी दूर हो चुके हैं। उसके अंदर लोगों ने अपने अपने मकासद की खातिर बहुत सी तब्दीलियां की, यही कह के कि जनाब अमेंडमेंट्स के ऊपर अमेंडमेंट्स करके हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन अमेंडमेंट्स के अंदर भी जो है काफी खिलवाड़ किया गया अपने अपने रहनुमाओं को बचाने के लिए। उसके अंदर तब्दीलियां की गई। हालिया कानून साजी अगर आप देख लीजिए, नैब की सजा जो थी, वो नैब में जो हिरासत में रखने के दिन थे वो पहले 30 दिन किए गए, फिर 30 दिन से फिर वो कम हुए, उसके बाद दोबारा उसमें मतलब बढ़ा दिए गए। तो हर हर आने वाली सियासी जमात ने अपने अपने फायदे के लिए जो है उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियां की हैं, लेकिन कुछ खुशाइन चीजें भी हैं। 18वीं तरमीम के अंदर कुछ चीजें जो हैं उसके ऊपर आज भी रिजर्वेशन हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है उसके अंदर काफी काम हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी बहुत इस पे काम हो सकता है। अगर हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करें मंसूर, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, क्या आपको लगता है कि ये बुनियादी चीजें आज पाकिस्तानी को मुयस्सर हैं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता। अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात का आगाज़ करूँ, आज अगर आपको अपनी हिफाज़त के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ रहे हैं क्योंकि आप रियासत की दी हुई सिक्योरिटी पे यकीन नहीं रख सकते, तो इसका मतलब है सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तालीम के लिए अगर आप प्रेफ़र करते हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाके अपने बच्चों को पढ़ाएँ, तो इसका मतलब है कि सरकारी एजुकेशन सेटअप जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि आप अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना जो है वो पसंद करेंगे। अस्पतालों की भी अगर बात कर लें, अगर आपके दिल का एक मर्ज़ है और उसका आप इलाज कराना चाहते हैं, तो उधर भी आपकी प्रेफरेंस यही होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाया जाए, और अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो मुल्क से बाहर जाके आप अपना इलाज करा लें। हमारे तो मुल्क के एक साबिक वजीर आजम अपने इलाज के लिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि ये जो तीन बुनियादी सहूलियात एक स्टेट को देनी चाहिए, जो रियासत को देनी चाहिए, क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है, तो मेरे ख्याल में माँ अपना वो किरदार अभी तक अदा नहीं कर सकी जो उसे करना चाहिए था। अब ये बताइए कि मैं जानता हूं कि आप माशाल्लाह से बड़े एक एक्टिव फादर हैं, आप अपने बच्चों की तालीम पर और उनकी परवरिश पर बड़ी तवज्जो देते हैं और माशाल्लाह से उनके बड़े एज भी आए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या थैंक यू। आपको लगता है कि आपके बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान में रहेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, स्किल्ड लेबर पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, एक ब्रेन ड्रेन की टर्मिनोलॉजी सामने है। विल यू कीप योर किड्स इन पाकिस्तान? आई थिंक दिस हैज मोर टू डू विद देयर इंडिपेंडेंस। मैं अपने बच्चों के हवाले से ये भी मेरा हमेशा ज़हन में कहता है कि वो जो फैसला करना चाहें अपने फ्यूचर के हवाले से वो ये खुद करें। तो अगर मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठ के ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर दूं कि नहीं, मैं नहीं जाऊँ, मैं उनको बाहर नहीं जाने दूंगा, या मैं कहूंगा कि नहीं आप बाहर चले जाएं, दोनों ही सूरतें मेरे ख्याल में उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो अगर खुद एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फैसला उनका होना चाहिए कि वो क्या करना बट चाहते हैं। फॉर लेकिन बेटर स्टडीज, फिलहाल बेटर एजुकेशन, ऑफ कोर्स। नहीं, एजुकेशन हासिल करने के लिए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी पाकिस्तान से बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने के लिए वो इस इलाके में, इस खित्ते के अंदर वापस भी आए थे। अब मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके उसके बाद वापस आएँ, क्योंकि हम जैसे जब बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़ों को जो है अपने बच्चों का ही सहारा होता है। लेकिन देन अगेन मैं ज़ाहिर बात है उनको फोर्स नहीं करूंगा, ये उनकी मर्जी है। ये बताइए, आज हमारे मुल्क में जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, पेट्रियाटिज्म जिसे हम कहते हैं, वो जी। ज़्यादातर मिल्ली नगमों में हमें फील होता है थोड़ा बहुत। और जब 14 अगस्त आती है तो सड़कों पे नज़र आते हैं बहुत सारे मनचले बाइकों के ऊपर भोपू पकड़े हुए होते हैं, हॉर्न्स बजा रहे होते हैं। हम इस पेट्रियाटिज्म को कैसे इंप्रूव करें मंसूर? अच्छा, एक तो इस पैट्रियोटिज्म की डेफिनेशन जो है ना वो आपकी और मेरी मुख्तलिफ होगी। अगर मैं आपको एक कागज दूं और आप एक कमरे में कोने पे बैठ जाएं और एक कोने पे मैं बैठ जाऊं, और हम जब उसकी डेफिनेशन 5 मिनट में लिखेंगे और वह जब टेबल के ऊपर रखेंगे तो हम दोनों की डेफिनेशन ही मुख्तलिफ होंगी। ठीक। पाकिस्तान के अंदर आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ तक भी आ गया है कि अगर आपका फलां सियासी जमात से ताल्लुक है तो फिर तो आप सच्चे और खरे पाकिस्तानी हैं, और अगर उनके मुखालिफ हैं आप, तो इसका मतलब है आप गद्दार हैं। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी पैट्रियोटिज्म को जो है सियासी लाइंस के ऊपर जो है वो डिफाइन करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये जो भोपू की आपने बात की,
मुझे एक बड़ी अच्छी एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा और मैं चाहूंगा आपके व्यूज के साथ भी शेयर करूं। उसके अंदर जो मैसेज था वो बड़ा खूबसूरत मैसेज था। वो ये था कि एक भोपू 14 अगस्त को बजाने से साबित नहीं होता कि आप बहुत बड़े पाकिस्तानी हैं। इससे बेहतर है कि उससे सस्ता एक छोटा सा पौधा मिलता है 20 रुपए का, 25 रुपए का। अगर वो आज आप जाके प्लांट कर दें और वो अगले 15-20 साल में एक दरख्त बन जाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इससे बड़ी सेवा हो ही नहीं सकती 14 अगस्त वाले दिन। तो अगर सिर्फ आप इससे यही स्टेप उठा लें, तो मेरे ख्याल में 14 अगस्त को आप एक सच्चे और खरे पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे कि आने वाली नस्लों के लिए आप एक पौधा लगा के चले जाएंगे। तो मैं तो अपने जितने भी देखने वाले हैं इस वक्त आपके शो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा। आज तो खैर अब 14 अगस्त गुजर गई, आपका रात को 10 बजे के बाद आपका शो ये हो रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम 14 अगस्त आपने मनानी हो तो अपने बच्चों के नाम अपने लिए एक एक पौधा बस लगा दीजिए। मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी। एक सवाल नौजवानों का भी आपसे पहले कर लूं, फिर मैं सियासत की बात आपसे करना चाहूंगा। मंसूर, हम जानते हैं 65% हमारी आबादी अंडर 30 है, जवानों पर मुश्तमिल है। हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी लेबर आता है, हमारे पास लेबर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। क्या लीडरशिप का फेलियर आप देख रहे हैं? उनको कोई रहनुमा चाहिए, रहबर चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी कंफ्यूज कर दिया है नौजवानों को। वुड यू अग्री? अच्छा, आप इन नौजवानों के लिए जो लीड करने वाले लोग हैं, मैं दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पॉलिटिकल पार्टी, सबको उठा के देख लीजिए। मतलब एक साहब हैं जिन्होंने हमेशा अपने खानदान के अफराद को ही प्रमोट किया है। दो खानदान, बल्कि दो सियासी जमातें ऐसी हैं ऐसा ही है। जिन्होंने लीडरशिप की जहां पे बात आई तो अपने खानदानों को ही उन्होंने प्रमोट किया है। तीसरे हमारे एक साबिक कप्तान और मेरे कप्तान आ जाते हैं। अगर आप उनका उठा के देखें तो उन्होंने सारी जिंदगी में क्रिकेट के अलावा कोई काम किया नहीं है। उन्होंने आज तक ना कोई जॉब की। मेरे ख्याल में उनकी पहली नौकरी जो थी, बाकायदा नौकरी, वो वजीर आजम पाकिस्तान की नौकरी थी, या इससे पहले जब वो MNA थे तो उनको एक तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की, उन्होंने कभी कोई बिजनेस नहीं किया। तो ये इस किस्म के लोग जो हैं वो आपको आपके नौजवानों के लिए एक आइडियल के तौर पे सामने है। अब अगर इनकी एग्जांपल्स देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्या विजन दे सकते हैं? मेरा ख्याल में विजन तो उन लोगों का होता है जिन्होंने या तो खुद कभी जॉब की हो, या उन्होंने कोई बिजनेस ऐसा किया हो, तो वो आपको बता भी सकें कि नौजवानों के लिए एक्चुअली मौके क्रिएट किस तरह करने हैं। ये लैपटॉप दे देने से या ये बिलियन ट्री सुनामी का नाम देने से या ट्रेनें चलाने से मेरा नहीं ख्याल ये वो विजन हैं जिसकी इस कौम को जरूरत है। दे नीड अ मच ब्रॉडर विजन फॉर दिस। आपके हर साल जो है वो तालिब इल्म पढ़ पढ़ के, मास्टर्स करके, PhD करके सिर्फ और सिर्फ एक ही हल ढूंढते हैं कि टिकट कटाओ और पाकिस्तान से बाहर जाओ। तो इससे तो आप इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि मेरा ख्याल में तो पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन जो है वो और ज्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए। हम लोग लेबर फोर्स क्रिएट कर करके दूसरे मुल्कों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें इसका क्या फायदा? और किस तरह इस यूथ में से, नौजवानों में से नए लीडर्स आएंगे? मंसूर, हम जानते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे पॉलिटिक्स किस तरह की हो गई है, डर्टी पॉलिटिक्स की टर्मिनोलॉजी आम हो गई है। किस तरह अब एक नया लीडर पैदा होगा जो इस नौजवान नस्ल को आगे लेके चले? जब तक आपका इलेक्शन का निजाम तला साहब ऐसा नहीं होगा कि ये अरब पतियों की जो रेस लगती है, मैं पाकिस्तान में होने वाले इन तमाम इलेक्शंस को कंसिडर करता हूँ, ये अरब पतियों की रेस है। ना आप ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना मैं ये इलेक्शन लड़ सकता हूँ, ना आपके स्टूडियो के अंदर बैठे हुए ये कैमरामैन इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ना आपकी जो टीम इस वक्त PCR के अंदर बैठी है, ना वो इलेक्शन लड़ सकती है। जब ये मुकाबला ही अरब पतियों के दरमियान हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है ये मुकाबला फिक्स्ड है, ये मुकाबला फ्लॉड है। इसमें एक आम पाकिस्तानी इस मुकाबले में हिस्सा ही नहीं ले सकता। जब तक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए जाएंगे वो एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्शंस के हवाले से, कि ये हर एक आम पाकिस्तानी अगर एक स्टेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका ड्राइवर भी अगर उसके सामने इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो लड़ ले। जब तक आप इस किस्म के रूल्स नहीं लेकर आएंगे, मैं नहीं समझता कि आपके पास कोई नई लीडरशिप कभी भी आमने आमने सामने आ सकेगी जो इस मुल्क की तकदीर बदल सके। राइट, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। दिलचस्प गुफ्तगू मंसूर अली खान के साथ जारी। आप कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सियासी शतरंज। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। और अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मंसूर अली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जो मौजूदा सियासी हालात है मंसूर, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखे, क्या आपने देखे? पाकिस्तान में देखिए, हम हमेशा यही समझते हैं कि शायद इससे पहले ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी। पाकिस्तान में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। 15 साल से जारी बात है मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। हम लोगों ने जब बुकला तहरीक देखी थी तो तब भी हम यही एक्सपेक्ट करते थे कि बस अब आप देखिएगा अदलिया का निजाम कैसे तब्दील हो जाएगा, ताकतवर भी जो है वो आके कटहरे में खड़ा होगा। नहीं हो सका। मेरे ख्याल में अदलिया की तहरीक के जो मकासद थे
वो अचीव नहीं हो सके। लेकिन इसके बावजूद एक आगाही लोगों के अंदर ज़रूर आई। उसके बाद इस मुल्क ने कई मार्शल लॉ भी देखे, उसके बारे में भी लोग नाउम्मीद हो गए थे कि बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैशिज्म चलती है, यहाँ पे सिर्फ डंडे का ज़ोर चलता है और ये कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन हुआ। 1988 के अंदर सूरत हाल तब्दील हो गई, 2008 के अंदर सूरत हाल तब्दील हो गई। मेरी नज़र में इसी तरह चाहे बेशक आज आज बड़ी डार्क एंड ग्लूमी किस्म की सूरत हाल है, लेकिन इंशाल्लाह कल को एक नया सूरज ज़रूर तलू होगा और हालात इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगे। आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इन दिस सेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये बताइए 17 सितंबर के बाद अदलिया में बड़ी तब्दीली आ रही है, उसके बाद पाकिस्तान में कौन-कौन सी तब्दीलियां देख रहे हैं? दो चीज़ों की मैं इस मामले में 17 सितंबर के बाद तब्दीलियां देख रहा हूँ। एक तो ये कि जो साबका हुकूमत थी, पीडीएम की जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर तो उनके कहीं ज़हन-ओ-गुमान में ये चीज़ है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा आएँगे और आते साथ ही जो है हमारे लिए शहद और दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएँगी, तो इनकी बहुत बड़ी खामख्याली है। मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो इस किस्म की कोई ऐसी हरकत करेंगे या इस किस्म के ऑर्डर्स पास करेंगे कि इनके लिए ही सब कुछ जो है वो ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फेयर जज, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल दिस। दूसरी बात ये है कि एक जो तब्दीली जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद ही पाकिस्तान के अंदर वापस आएंगे। तो नवाज शरीफ साहब के आने से जो है काफी हद तक सूरत हाल तब्दील होगी एंड देयर आर सम पॉलिटिकल एनालिस्ट हू थिंक कि शायद इमरान खान साहब को भी तब तक जो है वो जमानत मिल जाए। केस उनका शायद चलता रहेगा लेकिन कम से कम जमानत उनको मिल जाए। तो बड़ी देर के बाद हम पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अरेना ऐसा देखेंगे जहां पे नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ही बरसरे इक़्तिदार नहीं होंगे, लेकिन दोनों बड़े सियासतदान मुल्क की सियासत के अंदर अपनी-अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेनिंग कर रहे होंगे। क्या 76 सालों में आपने पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखे हैं और क्या आने वाले इलेक्शंस आपकी नज़र में फ्री एंड फेयर होंगे? ना मेरे ख्याल में 76 साल में मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखे हैं और ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए सबसे एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है कि हर सियासी जमात, हर इंडिविजुअल को और उसके वोटर को और उसके उस पार्टी के चाहने वालों को आज़ादी हो कि वो उसका झंडा कैरी कर सके, आज़ादी हो कि वो जिस कैंडिडेट को वोट डालना चाहे उसको उसके पास ये राइट होता है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है कि एक सियासी जमात का झंडा सड़क पे नहीं आ सकता और दूसरी सियासी जमात जो है वो जैसे मर्जी जलसे करे और जैसे मर्जी रैलीज निकाले, तो आप इस पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता कि आप अखाड़े में दो पहलवानों को उतारे, एक के आप हाथ बांध दें और एक को कहें जी तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, जितना मर्जी तुमने ताकत का इस्तेमाल करना है तुम करो। आप उसको इलेक्शन नहीं कह सकते, आप उसे एक मजाक कह सकते हैं। तो 18 में भी हाथ बांधे गए थे। अच्छा ये बताइए कि यकीनन अब निगरान सेटअप के ऊपर आपसे सवाल यहाँ बहुत ज़रूरी है मेरा पूछना, वो ये कि जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शंस सिर्फ अरबपतियों का खेल है, तो क्या निगरान सेटअप भी सिर्फ अरबपतियों का खेल है या वहाँ पर करोड़पति भी चल सकते हैं? मेरा ख्याल में उसका करोड़पति या अरबपतियों से ज्यादा उसका ताल्लुक ये उसका उसका जो ताल्लुक बनता है वो इस बात से है कि उनके ताल्लुकात कैसे हैं। निगरान सेटअप के अंदर चाहे वो वजीर आजम हो, आपके मौजूदा वजीर आजम जिन्होंने हल्फ उठा लिया है, चाहे वो हो, चाहे आने वाली काबीना हो, इनके तमाम के तमाम जो है पोर्टफोलियोज के ऊपर, उनकी सीवीज के ऊपर एक खाना जो है उस पर टिक लगा होना चाहिए कि यू हैव द राइट कनेक्शंस। अगर आपके कनेक्शंस दुरुस्त हैं तो फिर आपको ये कुर्सी मिल सकती है। लेकिन अगर आपके सीवी के ऊपर ये वाला टिक नहीं मौजूद, तो फिर आप जैसे मर्जी हों, आपके कितने ही अच्छे ख्यालात हों या कैसा ही आपका विजन हो, आपको ये कुर्सी नहीं मिल सकती। अब जो अब इलेक्शंस होने हैं, क्या आप भी यही कहेंगे फरवरी में होंगे या मज़ीद ताख़ीर होगी? मेरे ख्याल में तो मिनिमम फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। मैं मिनिमम कह रहा हूँ। मैक्सिमम? मैक्सिमम का कोई साइट नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं पिछले एक साल में देख चुका हूँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के हवाले से, तो नाउ आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ द बुक इज आल्सो नाउ पॉसिबल। तो मैं मिनिमम सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च का पहला हफ्ता। मंसूर, जो आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान में अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं काकड़ साहब, आपकी नज़र में ये कैसे कैंडिडेट हैं? स्पेशली अगर बात की जाती है कि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी दूर करने के लिए बड़ा अहम फैसला किया गया है, तो क्या ऐसे फैसले से एहसास महरूमी दूर हो जाता है? इससे पहले भी ये कोई पहला मौका नहीं है कि बलूचिस्तान से कोई शख्स जो है वो आपके जी हाँ। मुल्क का वजीर आजम बना है। जमाली साहब भी इससे पहले रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कितना को बड़ा किरदार अदा किया बलूचिस्तान के इस एहसास से महरूमी को खत्म करने के लिए, दैट इज डिबेटेबल। सो सिर्फ इस बात के ऊपर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ऑब्वियसली आज उनका पहला दिन है बतौर निगरान वजीर आजम, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हाँ हो सकता है ये कुछ कर सकें। लेकिन उनकी जहां से नामजदगी आई है उससे मुझे एक्सपेक्टेशंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल में स्टेटस को जो माजी में था वही स्टेटस को जो है वो आगे भी बरकरार रहेगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग उनके आने की वजह से तो कुछ रप्चर्स भी हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। लाइक अख्तर मेंगल साहब की जानिब से बड़ा सख्त किस्म का बयान आया, उनकी जानिब से लेटर भी लिखा गया
तो अगर ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पे चंद फैक्शंस जो हैं वो एक्चुअली आपको एक्सेप्ट ना कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के बजाय प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाते हैं। तो बेस्ट विशेस टू हिम, आई होप कि वो इस सिलसिले में कोई बड़ा काम कर सके। मंसूर, इकॉनमी, मईशत हमारी बड़ी मुश्किल में है, हम सब जानते हैं। आज भी डॉन का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्या अगला 14 अगस्त भी ऐसा ही होगा। उसके अंदर ही बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेट डिक्लाइन कर रहा है, कि अब बांग्लादेश से भी हम बहुत पीछे चले गए हैं। बांग्लादेश का तकरीबन 30% है, हम लोग 13% के ऊपर खड़े हुए हैं, 13.5% के ऊपर हमारी इकॉनमी। और कहा यही जा रहा था कि निगरान सेटअप में निगरान प्राइम मिनिस्टर भी वही आएगा जो IMF के साथ सही डील कर सके। क्या आपको लगता है कि आने वाला वक्त कुछ बेहतर होगा मुआशी तौर पर? अच्छा, लेट्स बी वेरी फेयर विद योर व्यूअर्स, और वो ये है कि कोई भी वजीर आजम आ जाए, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट, ये अगर कोई आपको पट्टी भी पढ़ाता है ना, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके मसाइल, मुआशी मसाइल अगले 3 से 4 साल के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे। ये नहीं होना। इसके लिए आपको बड़ी सवेर किस्म की बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, अभी मजीद करनी पड़ेगी। इसके हवाले से आपको ट्रिमेंडस किस्म के अपने मुआशी डिसीजन जो है वो लेने पड़ेंगे, और तब जाके आप शायद इस डिक्लाइन को रोक सकें। अभी ऊपर वापस जाने का तो कुछ सूरत हाल ही पैदा नहीं होती, अभी आपने सिर्फ उस डिक्लाइन को रोकना है। और दुआ कीजिए कि वो जो कर्व नीचे जाके खत्म होता है और उसके बाद वहां से आप स्टार्ट करते हैं, तो आप ये ख्वाहिश कीजिए कि यू हैव हिट रॉक बॉटम। अभी तक तो आपकी रॉक बॉटम जो है वो अभी हिट ही नहीं हुई। तो सबसे पहले तो ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, आई डू नॉट बिलीव कि यहाँ पे चाहे नून लीग आ जाए, यहाँ पे पीपल्स पार्टी आ जाए, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आ जाए, इन तीनों के पास कोई कोई ऐसा गोल्डन फॉर्मूला नहीं है या कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये आएंगे और आते साथ ही डॉलर जो है 200 का हो जाएगा और पेट्रोल जो है वो 150 का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना। इनको तीनों को, इन तीन बड़ी सियासी जमातों को मिल के और खुदा के लिए एक दूसरे की लेग पुलिंग करना बंद करनी पड़ेगी। ये जलसे, जुलूस, रैलियां, आंसू गैस, लाठी चार्ज को खत्म करना पड़ेगा। किसी भी बाजार के अंदर, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी बाजार के अंदर, जब तक वहां पे गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी, जब तक वहां पे रोजाना के हिसाब से दुकानें बंद करना खत्म नहीं होगा, तब तक कारोबार चल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको इस मुल्क में अमन लाना होगा। अमन को खराब करने वाला, चाहे वो कोई सियासी रहनुमा हो, कोई दहशतगर्द हो, या कोई भी शख्सियत हो, आप उसको किसी सूरत भड़कने ना दें, आप उसको किसी सूरत हिलने ना दें। सिर्फ तब आपका मुल्क जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ चलना शुरू कर सकता है। गारंटी फिर भी नहीं है। क्या आने वाले इलेक्शंस में हम दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही खेल देखेंगे, पुराना दौर वापस आएगा? ये दो जमातें आपको नजर आ रही हैं, या PTI का भी कुछ रोल होगा? देखिए, दिस ऑल डिपेंड्स। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सफाई हस्ती से मिटा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सियासी जमातों के नाम तब्दील कर दें, उन पर बैन लगा दें, उनके लीडरों को जेल के अंदर डाल दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि एक सियासी जमात लोगों के दिलों से निकल जाएगी। इमरान खान साहब आज भी एक बहुत बहुत पॉपुलर लीडर हैं। वेदर यू लेट हिम कम इन द पार्लियामेंट अगेन और नॉट, इररिस्पेक्टिव, वो लोगों के अंदर कम से कम जिंदा है। आज भी उनका वोटर जो है वो उसी तरह एक्टिव है, आज भी उनका वोटर जो है वो जिंदा है। और मेरी नजर में अगर आपने उनकी जमात को पार्लियामेंट के अंदर ना आने दिया, तो ये आपके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपने तरीकाकार को तब्दील करने की जरूरत है, और उनको चाहिए कि दीगर सियासी जमातों की भी वही रिस्पेक्ट करें और उनके साथ चलने की बात करें। ये जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं ना, मैं इससे बात नहीं करूंगा, उससे बात नहीं करूंगा, आई होप, वैसे तो पाकिस्तान की जेलों में जाने वाला जो चोर होता है वो डकैत बन के बाहर निकलता है, लेकिन मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो अंदर गए हैं बाहर आएंगे तो शायद ज्यादा मेच्योर सियासतदान के तौर पे वो बाहर आएंगे और अपना एक मुतहरिक किस्म का किरदार अदा करेंगे। आखिरी सवाल मंसूर, हमारा सोशल DNA, हमें आज तक कचरा फेंकने की तमीज नहीं है, हमें गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है, हमें लाइन में खड़े होने की तमीज नहीं है, और यही तमीज जब हम बाहर जाते हैं तो फौरन से आपके अंदर आ जाती है। हमारा सोशल DNA जो रप्चर हो गया है, इसको हम कैसे सही करेंगे? सिंपल, बड़ा आसान सा तरीका है। हर शहर की पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अगर आप सीधा कर दें, अगर वो रिश्वत लेना बंद कर दें, रूल ऑफ लॉ के साथ चलना शुरू कर दें, मुत्तहदा अरब अमारात में, UAE में, दुबई में, शारजा में लोगों की जान जाती है अगर उनको पता लग जाए कि जी शुरता आ गया है, और शुरता जो है ना वो अब छोड़ेगा नहीं। अगर आप इस किस्म की पावर उसको दे दें जहां पे वो ये परवाह ना करे कि बंदा जो है वो CD70 के ऊपर जा रहा है या वो V8 के ऊपर जा रहा है, तो मैंने इंसाफ दोनों के साथ बराबर करना है। आप देखिएगा सब कुछ सीधा होना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा मोटरवे जब शुरू हुई थी तो पूरे पाकिस्तान में कहा जाता था कि मोटरवे की पुलिस जो है ना, लगता है कि सिर्फ वही पुलिस काम कर रही है और कोई पुलिस काम नहीं कर रही। उसकी वजह ये थी कि वो इररिस्पेक्टिव कौन सी गाड़ी होती थी, जुर्माना सबको करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत कीजिए और उसके बाद आप देखिए मुआशरे में तब्दीली कैसे नहीं आती। मंसूर अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। इट वॉज ग्रेट एंड ऑनर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है
कि अब नई तारीख रकम की जाए, अब वो काम किए जाएं जो पिछले 76 सालों में नहीं किए गए थे। कौन से हैं वो काम, उसको भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की, सोसाइटी की। अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की कि आज 76 साल के बाद पाकिस्तान खित्ते में कहां खड़ा है और जो इसके मुकाबले में दूसरे ममालिक हैं वो कौन से हैं और क्या हम पीछे जा रहे हैं उनसे या उनसे आगे जा रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और साथ साथ आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो साउथ एशियन पॉलिटिक्स है, पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में। थैंक यू सो वेरी मच चीमा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि खित्ते में हम कहाँ खड़े हैं और जो जिनसे हमारा मुकाबला होता था, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का जिक्र हम हमेशा करते थे। बांग्लादेश में आज जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान से डबल है, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। हम बहुत पीछे रह गए बांग्लादेश से। हम पहले कहते थे 2% के लोग, आज वो टका रुपए से बहुत आगे चला गया है। तो खित्ते में हम कहाँ खड़े हैं डॉक्टर कमर चीमा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये बहुत बड़ा जारी बात है, सवाल है कि खित्ते में हम कहाँ खड़े हैं। पहली बात तो ये है कि अगर देखा जाए कि एक ग्रुप हुआ करता था सार्क के नाम से, इंडिया का उसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है कि वो एक जो सार्क का 7-8 ममालिक का जो ग्रुप था, एक जिसे हम मल्टीलैटरल फोरम कहते हैं, वो डिसमेंटल हो चुका है और इस वक्त इस खित्ते में कोई जो है वो मल्टीलैटरल फोरम नहीं है जहाँ पे खित्ते के ममालिक बैठ सकें, जबकि भारत अपनी सेपरेट ग्रुपिंग कर रहा है। पहली बात तो मैं मल्टीलैटरल लेवल से बात कर रहा हूँ कि इस खित्ते के लोग कहीं नहीं बैठते सिवाय यूनाइटेड नेशंस में जाके। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखते जाएं, अपने मोहल्ले वकू में देखते जाएं, सबसे पहले आपका आर्क राइवल है इंडिया है, आप देखें। उसके साथ देखें इकोनॉमी को देखेंगे तो जारी बात है बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखेंगे तो वो कॉन्टीन्यूसली 10 साल तो नरेंद्र मोदी पावर में है, उससे पहले वहाँ पे 75-76 साल से एक कांस्टेंट डेमोक्रेसी वहाँ पे जो है वो मौजूद है। अब ये पोजीशन आ गई है कि पूरी दुनिया इंडिया में आके या तो इन्वेस्टमेंट कर रही है या उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाह रही है, भले वो P5 के ममालिक हों। इंडिया रशिया से भी तेल ले रहा है और अमेरिका से भी दोस्ती है। इसको बड़े पैमाने पे जारी बात है डिस्कस किया जा सकता है। अगर आप ईरान से बात करें, ईरान हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, नेबर है, लेकिन अभी ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आए थे, लेकिन हमने उनको कहा है कि हम आपसे गैस नहीं ले सकते। और डॉक्टर साहब ये भी एक फैक्ट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गैस पाइपलाइन को स्टॉल कर दिया। ये भी एक फैक्ट है कि अगर ईरान से हम लीगली पेट्रोल ले लें और वो पेट्रोल पाकिस्तान भर में 120-130 रुपए लीटर मिलना शुरू हो जाए तो महंगाई तो खत्म हो जाएगी और लोगों को कितना फायदा होगा। लेकिन हम फिर भी नहीं कर रहे हैं। कोई इंटरनेशनल रिलेशन, अमेरिका का प्रेशर है हमारे ऊपर। देखें ये यहाँ पे लीडरशिप आती है कि देखें, आपने देखना यह है कि जब इंडिया ने रशिया से तेल लेना शुरू किया था, जो कि तकरीबन 40-42 अरब डॉलर का एक साल से ज़्यादा वो तेल ले चुके हैं इंडिया, और उसको रिफाइन कर करके दोबारा बेच भी चुके हैं यूरोप और अमेरिका को, भारत जो है। और इंडिया ने सीधा सीधा अमेरिका के साथ टेबल पे कहा था कि मेरे मुल्क के जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 है। आज पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन 1300-1400 के डॉलर के करीब है। हम तो आबादी भी थोड़ी है, इंडिया की आबादी भी बड़ी है। सो इसके बावजूद हमें यहाँ पे दुनिया से बात करनी थी कि हमें, हमारे लिए ईरान की जो एनर्जी है वो क्यों जरूरी है, हमें गैस चाहिए, हमें बिजली तो चाहिए। क्यों हम 76 सालों में अपने लिए अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पाए चीमा साहब? देखिए ये जारी बात है, लीडरशिप का क्वेश्चन है। अगर हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे और अगर हमारे मुल्क में एक लीडर आए और उसकी कोई पॉलिसीज हों, वो 5 साल मुद्दत पूरी करे, वो फिर 5 साल मुद्दत पूरी करे। जिस तरह के आप इंडिया में देखें, कांग्रेस आती है तो वो उसने 10 साल 15 साल रूल किया, अभी बीजेपी रूल कर रही है, तो वो जैसी तैसी भी अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी और पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि जो सियासतदान आते हैं, जो पॉलिटिशियन आते हैं, वो सबसे पहले तो अपनी सीट के पीछे होते हैं कि हमारी सीट बची रहे। वो जैसे ही बैरून मुल्क दौरे करने जाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स देखने की बात करते हैं, तो भागे भागे वापस आते हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। सो क्वेश्चन ये है कि अगर हम, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, लीडरशिप खड़ी रहे, तो हम अच्छे फैसले कर सकते हैं। ईरान देखें, अगर हम अभी अगर हम ईरान के साथ इस गैस पाइपलाइन को स्क्रैप करते हैं तो हमें बहुत बड़ी पेनल्टीज भी देनी पड़ सकती हैं, लेकिन ईरान समहाउ हमें सपोर्ट कर रहा है। सो माजी में जरदारी साहब सदर थे तो वो कुछ ना कर सके, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी पार्टी आई है,
फैसला भी कर लेते हैं लेकिन कुछ करते भी नहीं है। सो हम वो लॉन्ग टर्म फैसले नहीं कर पा रहे जो लीडरशिप को करने चाहिए, ठीक बिकॉज ठीक। लीडरशिप जो है वो गायब है, उसके चीमा ऊपर साहब, वो केसेस हैं जी। अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर कोट है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख अपने आप को दोहराती है, और इससे हमें सबक ये सीखना है, समझना ये है इस कोट से कि अगर हम अपनी अपनी गलतियों को रिपीट करते रहे तो फिर हम बहुत बड़े मुश्किल में और बहुत ज़्यादा खसारे में होंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है ताकि हम उन्हें दोहराएं ना। अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर कमर चीमा के पिछले 76 सालों में हमने वो कौन कौन सी गलतियां की हैं जो हम रिपीट भी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और समझ नहीं रहे हैं कि जब तक हम इनको बंद नहीं करेंगे अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे। देखिए, ज़ाहिर बात है, सबसे पहले तो यह है कि जब हम कानून से, आइन से खिलाफ वर्जी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं और फिर हम समझते हैं कि ये है, हम वायलेशन कर ही नहीं रहे। ज़ाहिर बात है, एक वो, उससे फिर लार्जली एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मुल्क का, या जो अवाम और पब्लिक के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक अवाम और हुकूमत के दरमियान या रियासत के दरमियान एक गैप बढ़ता जा रहा है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि हमें 2002 से लेके अभी तक 4 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत तो पूरी कर चुकी हैं, लेकिन वो सियासी ठहराव नहीं आ रहा जो हमारे मुल्क में आना चाहिए। एक तो ज़ाहिर बात है वो, दूसरी ये वजह है। तीसरी वजह ये है कि हमें इमीडिएटली जो ये दहशतगर्दी की जंग है या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनसे हमें इमीडिएटली जान छुड़ानी है। पाकिस्तान का पिछले 50 साल से जो रेफरेंस पॉइंट है वो अफगानिस्तान है। हमें उस रेफरेंस को ख़त्म करना है और हमें, हमारी हुकूमतों को ये चाहिए, एक हुकूमत आती है कहती है टीटीपी को पाकिस्तान ले आओ, उनके जंगजू को भी ले आओ। एक दोबारा अभी जो हुकूमत आई 16 माह जिसने इक़्तिदार था, उन्होंने कहा नहीं, उनको तो पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहिए था, वो तो दहशतगर्द हैं, सो एंड सो हमारे अदारे और सियासतदान जो हैं वो इस तरह की एक पॉलिसी नहीं बना पा रहे। अमेरिका तो 2014 में एक दफ़ा अफगानिस्तान से निकला, अभी 2021 में निकल गया, लेकिन हम वही दोबारा उन्हीं से लड़ रहे हैं, उन्हीं ग्रुप से लड़ रहे हैं। बल्कि चाइनीज़ भी हमसे नाराज़ हो गए, बल्कि अब तो सऊदीज़ और बाकी अरब कंट्रीज़ के ममालिक वो भी 26-28 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी नाराज़ हो सकते हैं अगर उनके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं होते, अगर चीमा नॉन साहब, स्टेट मुझे आपकी एक्टर। गुफ्तगू से वो याद आ रहा है कि जब सीपैक शुरू हुआ था पाकिस्तान में और 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का चाइना ने कहा था, उसी वक्त ईरान के अंदर भी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए थे और वहां 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का कहा था। वहां तो इन्वेस्टमेंट हो गई 400 और 400 से ज्यादा की भी, लेकिन यहां 100 कंप्लीट नहीं हुए। जबकि हम जानते हैं कि हम जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उस तरह पाक चीन दोस्ती के भी नारे लगाते हैं, पर सैडली उस दोस्ती से भी हम सही तरह फायदा नहीं उठा पाए। चीमा साहब, देखिए, ये ज़ाहिर बात है, दोस्ती का इनिशियली तो हमने कहा जी 60-64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, किसी ने कहा 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अभी हाल ही चाइना के जो वाइस प्रीमियर आए थे तो हमें ये पता चला कि सिर्फ 26 अरब डॉलर जो है वो लगाए गए हैं। दूसरी बात ये है कि चाइनीज़ हमें बेसिकली नॉन सीरियस समझते हैं कि या ये अपनी साइड ऑफ द बार्गेन को कंप्लीट नहीं करते, जो लोन लेते हैं वो देते नहीं हैं। फिर मसला ये आता है कि फिर नए जो वहाँ पे मुआहदे हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम ज़्यादातर मुआहदे सियासी बुनियादों पे ही करते तो हैं। मसला ये है ये सर, नहीं भाई देखते कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? मसला तो ये है ना हुजूर कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? देखिए, पाकिस्तान को एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है एटलीस्ट कि पाकिस्तान में असम्बलियाँ मुद्दत पूरी कर रही हैं, पहली बात। लेकिन हमने एक चीज़ नोट की है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करने के बावजूद जो सियासी अफरा-तफरी वो मौजूद है। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर अवाम जो है उनके जो मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट की जाए और सियासतदान एक दफ़ा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इकोनॉमिक चार्टर पे काम करें कि ठीक है, हम जो मर्ज़ी करते रहें, सियासी लड़ाइयाँ करते रहें, लेकिन इकॉनमी को आगे लेके चलना है। और हम जो अभी बार-बार पहले चाइना के पास गए, अभी अरब दुनिया के पास गए हैं। अगर हम चाइनीज़ और अरब दुनिया को समहाउ पाकिस्तान में काम करने के लिए एक अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट दे दें और वो अपनी मर्जी से डेवलपमेंट करते रहें, नए-नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते रहें, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए एक इकोनॉमिक चार्टर की ज़रूरत है। हम बार-बार ये बात कर चुके हैं, लेकिन सियासतदान अपने पैटी गोल्स के लिए इन चीज़ों को वो टेबल पे नहीं बैठते। एक आता है वो दूसरे को जेल में डालता है, दूसरा आता है वो तीसरे को जेल में डालता है, चीमा साहब, लेकिन वो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हम जानते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से को अगर गैंग्रीन लग जाए या कोई मूजी मर्ज लग जाए, लाहक हो जाए, तो उसको डॉक्टर्स कहते हैं काटना बेहतर है। अगर आप नहीं काटेंगे तो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। इस वक्त हमारे मुल्क में 200 से ज़ायद ऐसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो खसारे में चल रही हैं। इस वक्त एक सोवराइन वेल्थ फंड क्रिएट किया गया है जिसमें 8 अरब डॉलर्स के एसेट्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो कि हमारे सऊदी, अमीराती और कतरी भाइयों को सेल किए जाएंगे। मुल्क के वो इदारे जो कई दिहाइयों से नुकसान में चल रहे हैं। स्टील मिल को बंद हुए काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन उनकी एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें देना अभी भी ज़रूरी है।
तो ये यकीनन हमने अपनी तारीख से कुछ सीखा नहीं, मुझे लग रहा है चीमा साहब। देखिए ये अब देखिए इस तरह के जो फैसले करने होते हैं ये अनपॉपुलर फैसले होते हैं, और अनपॉपुलर फैसले करने के लिए आपके पास एक स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए होती है, जिसकी स्ट्रॉन्ग, जिसके पास ग्रिप हो और जिसको पार्लियामेंट में भी एक मेजॉरिटी हो। यहाँ पे इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ असेंबली में हुकूमतें आती हैं कि वो फैसले नहीं कर पाती, और जरा से वो फैसले करते हैं सियासी प्रेशर माहौल ग्रुप कैसे बदलें चीमा साहब, लोगों को किस तरह बेदार करें, क्योंकि इलेक्शन भी सर पे खड़े हैं, उनको वोट भी डालना है, घर से निकलना है, मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है इन सब वोटर्स की। हाउ डू वी डू इट सर? देखिए इसके लिए ये हो सकता है कि अगर सियासतदान जो अवाम जो है वो किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी दें ताकि वो फैसले तो कर सके, और वो जो पार्टी है वो भी इस चीज़ को समझे कि अगर मेरे पास इस वक्त ताकत है फैसले करने की, मैं कानून साजी कर सकता हूँ, मैं जो है वो पॉलिसीज चेंज कर सकता हूँ, तो मैं एटलीस्ट वो डिलीवर कर पाऊँ। ये नहीं है कि एक पार्लियामेंट आती है कमज़ोर पार्लियामेंट, वो अपने जो जो इत्तेहादी हैं उनको नवाजते रहते हैं और बाद में रिफॉर्म्स भी नहीं होती हैं। अब जितनी बड़ी इकॉनमी अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करते तो डेफिनेटली रास्ता जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कर्जे हमारे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आमदन हमारी है कोई नहीं, रेस्क्यू हमें दुनिया कर रही है, लेकिन इससे ज्यादा और कितना रेस्क्यू करेगी। राइट चीमा साहब, आइए राइट चीमा साहब, वक्त की कमी है, सॉरी टू इंटरप्ट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। यकीनन आपने बहुत अच्छी बात है बताई। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सियासी, मुआशी, मुआशरती स्टेबिलिटी लेकर आए। आखिर में मैं अहमद नदीम कासमी साहब की याद ताज़ा करूँगा। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। तला जो तो को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।